हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आज हम लोग, जैसा आप लोग जानते हो, एसएससी जेई की जो सीरीज़ चल रही है, अपनी जेई अभ्यास सीरीज़, चाहे जो भी जेई इनके एग्ज़ाम हों वो सारे इसमें कंप्लीट हो रहे हैं पीवाईक्यू के साथ। और पीवाईक्यू के साथ और क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो भी यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। तो अब ये तो पीवाईक्यू सीरीज आपकी चल रही, तो आपके लिए प्रैक्टिस मॉक आपके लिए एक तोहफा ला रहा है। और आपको सबसे पहले एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे पे आप एक वायदा करो कि आपको इस बार सिलेक्शन या लेके निकलना है। अपने काम को इस तरीके से करना है आपको कि इस बार आप जब ये पेपर दे के आओ ना, तो आपका सिलेक्शन तय हो। और इसी सिलेक्शन को तय करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि जितने भी पीवाईक्यू सीरीज, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूं। और आपको क्या देने की जरूरत है? सिर्फ टेस्ट। और वो टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज करोगे। और इसीलिए प्रैक्टिस मॉक आपके लिए, जो आपकी ये टेस्ट देने के लिए, जो मजबूती लाने के लिए, आपके परफॉर्मेंस पे मजबूती लाने के लिए इंडिपेंडेंस डे पे आपको 20% का ऑफर देने जा रहा है पूरे पैकेज पे। जैसे आपके जो एग्जाम है ना, अभी जो लगे हुए एग्जाम हैं, ये जो लगे हुए एग्जाम हैं आपके, चाहे गेट का हो गया, गेट का जो है पैकेज है। और गेट में आप सोचो, गेट में आपके सबसे पहले आपको क्या जरूरी है? अब गेट के लिए भी बहुत दिन नहीं रह गया है, आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर लगाने पड़ेंगे। और सब्जेक्ट वाइज पेपर आप जाके लगाओ। प्रैक्टिस मॉक गेट पे जो कंबाइंड है, पूरा सब्जेक्ट वाइज है जो, या पूरा आपका एफएलटी यानी फुल लेंथ टेस्ट है आपका, प्रॉपर जो गेट के तरीके क्वेश्चन, पूरा एकदम माहौल आपको देगा। इन सब पे 20% का ऑफ देने वाला है इस इंडिपेंडेंस डे पे। तो उस चीज का आप फायदा उठाओ, 20% का ऑफ इंडिपेंडेंस डे पे देने वाला है। और आप भी इस इंडिपेंडेंस डे पे अपने आप को एक वादा करो यार कि इस बार हम लोगों को सिलेक्शन लेके ही निकलना है। और प्रैक्टिस मॉक आपके साथ है ही। प्रैक्टिस मॉक चाहे आपका ये आपका एसएससी जेई का हो, ये जो कंबाइंड पैकेज है आपका, ये इस पे भी 20% का ऑफ है। इसरो पे तो चल ही रहा, इसरो का है आपका। इस सब का फायदा उठाओ आप इस इंडिपेंडेंस डे पे। इंडिपेंडेंस डे पे प्रैक्टिस मॉक आपके लिए बेहतरीन तोहफा ला रहा है ये। चाहे गेट का कंप्लीट पेपर, और जिस तरीके का पेपर आता है ना, आप एक मॉक जाके देख लो, मॉक दे रखा है। और एक पीवाईक्यू है, आप जाके देखो वहां पे पीवाईक्यू किस तरीके से एनालिसिस और सॉल्यूशन है उसका। और गेट के लेवल का क्वेश्चन है, आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं, अब गेट के लिए भी बहुत दिन नहीं रह गए, तो आपको अभी से सब्जेक्ट वाइज पेपर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक सब्जेक्ट को आप पढ़ो, फिर उसका टेस्ट दो यार कि अभी आपकी स्थिति क्या है सब्जेक्ट में, ताकि आप उस तैयारी को मेंटेन कर सको। समझ रहे हो आप बात को? तो अभी से, और इसी का फायदा उठाओ आप। इस इंडिपेंडेंस डे प्रैक्टिस मॉक आपके लिए ये बेहतरीन तोहफा ला रहा है, तो आप उस तोहफा का पूरा भरपूर फायदा उठाओ, देरी मत करो, ठीक है? और अपना जो जेईएन का एग्जाम चल रहा है, जो एसएससी जेई का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए भी तो पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, टेस्ट आपकी जिम्मेदारी है। और टेस्ट के लिए भी इसमें भी ऑफ दे रखा है 20%। और पेपर तो अभी से देना पड़ेगा यार, पेपर तो देना ही पड़ेगा कि आप, टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग का, पूरा टाइमिंग का खेल है। टेस्ट नहीं दोगे आप, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट तो अभी से देना पड़ेगा आपको। आप एक एक टेस्ट देना शुरू करो और आप अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो कि आप कहां हो, आपके कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो आप। तो जो ये पूरा प्रैक्टिस मॉक आपके लिए ये प्रॉफिट ला रहा है ना 20% का, आप उसको ग्रैब करो, इस अपॉर्चुनिटी को। पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, टेस्ट आप दो। उसमें भी कोई आपको डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप डाउट पूछो। और आप एसएससी जेई का जब आप दे के देखो ना फ्री मॉक, आपको पता लगेगा कि वहां पे किस तरीके का सोल्यूशन दिया गया है।
कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगले एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, सारे की पॉइंट में लिखा है। सिर्फ उतने ही पॉइंट आप एक बार फ्री मॉक दे के देखो, उसमें दुनिया भर की तमाम चीजें नहीं लिखी हैं जितना एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड पूरा टेस्ट सीरीज बनाया गया है यार। ऐसे नहीं, ना कोई चैप्टर छोड़ा गया है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा गया जो इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई में, जो पूरा आपको वो फीलिंग आएगी कि आप एसएससी जेईई का एग्जाम दे रहे हो। और उसमें एनालिसिस इतना बेहतरीन तरीके से है, आपको कंपैरिजन करके बताया गया है पूरा उसमें कि आप अभी कहां हो, आपको किस सब्जेक्ट में मजबूती लाने की जरूरत है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। टेस्ट तो देना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम का पैरामीटर यही होता है यार कि टेस्ट देखो, अपने आप को एनालाइज करो। 200 क्वेश्चन है आपका, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा, आप वहां पे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। और गेट के लिए भी यही है। अभी तो जो इसरो चल रहा है इसको तो जबरदस्त, इसमें सबसे ज्यादा सीट भी है, 163 सीट है यार, 163। एलाइट पार्ट जुड़ा हुआ है। आप कहीं आपको आइडिया नहीं है यार क्या पूछा जा सकता है इसमें। कुछ जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्वेश्चन आएंगे, फाइनाइट एलिमेंट मेथड के क्वेश्चन आएंगे, ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे, सेफ्टी के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीजें आपको पता नहीं है, आपको क्वेश्चन उनके पता नहीं है यार किस तरीके से पूछा जा सकता है। आप टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड से कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप फायदा लो। ये जो 20% का ऑफ चल रहा है इस पे फायदा लो आप। एक बार फिर से आपको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल की बात की थी, रैंकाइन साइकिल में हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया था। रैंकाइन साइकिल में हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे यार। आज थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को करेंगे और इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। क्योंकि रैंकाइन साइकिल की सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। हम लोगों ने कल 2-3 बेहतरीन रिजल्ट निकाले थे। क्या बेहतरीन, तुरंत रिवीजन करते हैं यार उनको, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल क्या रिजल्ट निकाला था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक कि यार हमने ये देखा था कि जो वर्क ऑफ रैंकाइन साइकिल है, रैंकाइन साइकिल का जो वर्क डन है वो वर्क डन ऑफ कार्नोट साइकिल से ग्रेटर आता है। ये रिजल्ट निकाला था। दूसरा रिजल्ट क्या देखा था कि जो टेम्परेचर ऑफ मीन एडिशन है वो आपका क्या, कार्नोट साइकिल का ग्रेटर देन है किससे, रैंकाइन साइकिल का। ये भी देखा था आपने, ये दूसरा रिजल्ट निकाला था। और तीसरा रिजल्ट हम लोगों ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये तो सबको पता भी है कि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो ग्रेटर देन है किससे, रैंकाइन साइकिल से। ये क्विक रिवीजन, और ये भूलना नहीं है आपको। यहां तक बात हम लोगों की हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे कि जो ये एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल है ना, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जो पहला मेथड है इंप्रूव का, कि एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक बात बताओ यार, जब मैंने आपको रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आपको बताई थी, तो रैंकाइन साइकिल की जो हमने एफिशिएंसी आपको बताई थी, तो उस समय हम लोगों ने क्या बताया था रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी में। आपको जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हमने बताई थी वो क्या बताया था कि यार 1 - TMR और TMA, यही तो बताया था, यही बताया। इसका मतलब क्या बताया था कि TMR जितना डिक्रीज करेगा, ध्यान से देखना, TMR जितना डिक्रीज करेगा और TMA जितना इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज करेगी। यही तो बताया था, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। तो हमारा जो मेन रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का तरीका है ना, उसमें हम क्या करेंगे कि मीन एडिशन जो हमारा है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा क्यू सप्लाइड है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला आता है एफिशिएंसी का, आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी देखा था, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन क्यू सप्लाइड। अगर इसको आप इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज करेगा, तो ये क्यू सप्लाइड को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ये दो तरीका आपने देख लिया। इसी पे काम करेंगे कि कैसे जो हमारा मीन एडिशन टेम्परेचर है वो कैसे इंप्रूव कराएं, हम कैसे आपका बढ़ाएं ताकि ये जो आपका एफिशिएंसी बढ़ सके। ये है दोनों, आपको फॉर्मूला पहले से ही बता दिया। तो सबसे पहला इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान होनी चाहिए।
डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान होनी चाहिए। एग्जाम में पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ रिजल्ट बताऊंगा वो आपको ध्यान होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए यार, कि कैसे कैसे रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप देखें कि सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्रीज द कंडेंसर प्रेशर। जो हमारा पहले रैंकाइन साइकिल था, आप देखो जरा, ये था हमारा, ये कंडेंसर प्रेशर था, ये हमारा कंडेंसर था, ये हमारा कंडेंसर था, और ये हमारा क्या था, बॉयलर था, और ये टरबाइन था, और ये हमारा पंप था। यही तो था, ये लिखा भी है इधर। तो इसमें क्या सबसे पहला क्या किया है कि ये जो कंडेंसर प्रेशर है ना, उसको डिक्रीज कर दिया। इस कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। देखो जरा, अगर कंडेंसर प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, देखो कंडेंसर प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया, ये पहले था हमारा, ये पहले था, और ये बाद में, ये डिक्रीज कर दिया हम लोग। तो इससे क्या रिजल्ट निकला जरा बताओ, इससे क्या रिजल्ट निकला? एक तो बात बताओ आप कि जो पहले टरबाइन वर्क था, देखो जरा आप ध्यान से देखना कि जो पहले टरबाइन वर्क था, ये पहले टरबाइन वर्क था, अब वो बढ़ के क्या हो गया, इतना, यानी पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी टरबाइन वर्क क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बस देखते जाओ जो रिजल्ट निकाल रहा हूं वही ध्यान रखना है आप, कि पहले यार टरबाइन वर्क हमारा ये था, अब कितना हो गया, ये 3 से 4 डैश हो गया। पहले 3 से 4 था, अब 3 से 4 डैश। आप देखो ना डायग्राम में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो टरबाइन वर्क आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ये चीज समझ में आती है आपको कि टरबाइन वर्क आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अब पंप का वर्क देखो, पहले हम वर्क डन देख लेते हैं पूरा, कि जो पंप का वर्क क्या था, पहले ये था, और ये आपका क्या है, ये, तो ये क्या है, पंप वर्क भी क्या हो गया, बढ़ गया है। तो आपका पंप वर्क भी क्या हो रहा है, इसमें बढ़ गया। इस चीज को समझो आप, बात को, इस चीज को समझो कि कुछ करना नहीं है आपको अगर रैंकाइन साइकिल का आपको चारों फेज का डायग्राम पता है, आप उसको देखो। कंडेंसर प्रेशर को आपने डिक्रीज किया, जैसे ही डिक्रीज किया तो पहले आपका टरबाइन वर्क कितना था, अब टरबाइन वर्क कितना हो गया, इतना। पंप वर्क पहले इतना था, और ये कितना हो गया, इतना। अब ओवरऑल अगर वर्कडन की हम बात करें कि टोटल वर्कडन क्या होगा, तो ये चीज हम जानते हैं यार कि टरबाइन वर्क देखो ज्यादा है पंप वर्क से, बहुत ज्यादा, यानी इफेक्टिवनेस कितना ज्यादा होगा, टरबाइन वर्क का ज्यादा होगा। तो टोटल वर्क डन जो हमारा आ रहा है, WT प्लस WP लिखते हैं हम लोग को, वो भी क्या कर जाएगा, W टोटल भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए यार कि ये कैसे लिख रहे हैं, कैसे कंडेंसर प्रेशर हमारा डाउन हुआ। आपको दिख रहा है डायग्राम कि यार वर्क डन पहले इतना था टरबाइन में, अब इतना हो गया, बढ़ गया। पंप में पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये चीज आपने देख लिया, अभी ये चीज देख लिया। अब बात करते हैं यार क्यू सप्लाइड और रिजेक्शन की, बस देखते जाओ आप। क्यू सप्लाइड हमारा पहले कितना था, देखना जरा, पहले ये था और ये था, ये बात करते हैं। अब ये जो हीट सप्लाइड है, यहां से यहां हो गया, इतना पोर्शन हीट सप्लाइड में ऐड हो गया, तो क्यू जो सप्लाइड है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आ गई बात? पूरा डायग्राम से दिखा रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं बोल रहा ये सब। आप डायग्राम में देख सकते हो ये कि पहले यार टरबाइन वर्क कितना था, अब इतना हो गया। पंप वर्क कितना था, अब इतना हो गया। क्यू सप्लाइड जो हीट एडिशन आ रहा है अपना, ये क्यू सप्लाइड, ये पहले 2 से 3 था, अब कितना 2 डैश से 3 है, तो यानी इतना पोर्शन ऐड हो गया, तो क्यू सप्लाइड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात, जो क्यू रिजेक्शन की हम लोग बात करते हैं ना, क्यू रिजेक्शन, अभी तो ये क्यू सप्लाइड था, अब क्यू आर की बात करते हैं। क्यू आर हमारा यहां है, ये है क्यू आर। अब ये देखो आप, पहले क्यू आर कितना था यार हमारा, ये था, ये से यहां तक होता है ना क्यू आर, अब ये क्या हुआ यहां, तो इसके बारे में आप यार एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि क्यू आर क्या होगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी एग्जाम में क्यू रिजेक्शन के बारे में, आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी अगर क्यू रिजेक्शन के बारे में पूछे तो आपको क्या बोलना है, क्यू आर जो है आपका वो क्या हो सकता है, मे इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट, तीनों हो सकता है। इसके बारे में आप बता नहीं सकते, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये क्यू रिजेक्शन है ना, इसके बारे में कंप्लीटली नहीं बता सकते आप,
ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और ये कांस्टेंट भी रह सकता है। ये बात होगी। आप समझो इस बात को, पूरे आराम से समझो, क्योंकि क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट पूछ लेता है। आज तक सिर्फ इस पे इतना ही पूछा है कि इफिशियंसी पे क्या फर्क पड़ता है, इफिशियंसी पे क्या फर्क पड़ता है। अब टी मीन टेम्परेचर और टी मीन रिजेक्शन की हम बात करते हैं। टी मीन टेम्परेचर और टी मीन रिजेक्शन की हम बात करते हैं। तो अगर टी मीन एडिशन की यहां से बात करें 2 से 3 प्रोसेस का, और 2 से 3 प्रोसेस का बात करें, जरा ध्यान से देखना, एडिशन की बात कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो इफिशियंसी पे फर्क डालेगा वो हमारा टी मीन रिजेक्शन और टी मीन एडिशन ही करेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहां पे, इस चीज को समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि आप इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल को कितने तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। या डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर एग्जॉस्ट प्रेशर या कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो टरबाइन वर्क में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पंप वर्क में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हीट सप्लाइड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टी मीन एडिशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टी मीन रिजेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब इफेक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। तो अब एक बात बताओ, पहले 2 से 3 था तो मीन टेम्परेचर कहीं इसका तो कहीं यहां पे लाई करे, लेकिन अब जैसे 2 से 3 हो गया तो यार 2-3 से 2-3 से मीन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि जो टी मीन एडिशन टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा। पहले इसको आराम से आप समझ लो, इसको आराम से आप समझ लो, आप इस बात को कि जो हमारा टी मीन टेम्परेचर है ना वो क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है। वो आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देख लो पूरा प्रॉपर तरीके से देखो। सबसे पहले प्रोसेस क्या था, 2 से 3 था, अब प्रोसेस कहां हो गया, 2 से 3, 2 से 3। अब पहले इसका मीन टेम्परेचर कहीं यहां लाई कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये हो गया, ये नीचे आ गया ना पॉइंट 2, तो इसका टी मीन एडिशन जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। पूरा डायग्राम से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ कि टी मीन एडिशन टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। अब बात करते हैं टी मीन रिजेक्शन की। अब बात करो जरा, अब ये पॉइंट 1 से 4 था यार, 1 से 4 था, अब ये पॉइंट कहां से कहां तक आ गया, 1-4। तो ये जो मीन टेम्परेचर, इसमें तो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसमें तो चलो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है मीन एडिशन पे। जरा ध्यान से देखना इस चीज को कि ये जो है टी मीन एडिशन टेम्परेचर तो बहुत थोड़ा सा है, देखो ना आप, थोड़ा सा है, लेकिन जो हमारा टी मीन रिजेक्शन है, जो टेम्परेचर मीन रिजेक्शन का है, ये पहले था और ये बाद है, ये देखो कितना गैप आ गया। यानी टी मीन रिजेक्शन तो काफी डिक्रीज हुआ है, ज्यादा डिक्रीज हुआ है टी मीन एडिशन से। ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर मान लो ये आपको तैयार नहीं है, मान लो एग्जाम में आ गया कि यार एग्जॉस्ट प्रेशर को डाउन कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो आप अगर डायग्राम बना लोगे ना, डायग्राम बना लोगे, कुछ करना थोड़ी है, कंडेंसर प्रेशर को थोड़ा नीचे ले आओ। अब आप देखोगे अपने आप विजुलाइज होगा यार कि वहां से जो टरबाइन वर्क हमारा 3 से 4 था वो 3 से 4 हो गया, बढ़ गया। पंप वर्क हमारा 1 से 2 था, 1 से 2 हो गया, बढ़ गया। क्यों, सप्लाइड जो 2 से 3 था वो 2 से 3 हो गया, यानी इंक्रीज कर गया। रिजेक्शन के बारे में हम पूरा डेटा नहीं दे सकते, बता ही नहीं सकते यार, वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, उसके बारे में नहीं बता सकते हम। फिर हमने क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इफिशियंसी के लिए टेम्परेचर मीन एडिशन और टेम्परेचर मीन रिजेक्शन। तो टेम्परेचर मीन एडिशन यार पहले 2 से 3 प्रोसेस था, लेकिन अब प्रोसेस 2 से 3 हो गया। इसका मतलब जो टी मीन टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम डिक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन जब हम टी रिजेक्शन की बात करते हैं ना, टी रिजेक्शन की बात करते हैं, आप देखो यहाँ पहले 1 से 4 था, अब क्या हो गया, 1 से 4 हो गया। जैसे ये 1 से 4 हुआ, यानी टी मीन रिजेक्शन तो काफी डिक्रीज हुआ है, इसलिए ये काफी डिक्रीज हो गया। और जैसे ही टी मीन रिजेक्शन काफी डिक्रीज हुआ, यानी ये इफेक्टिव हो जाएगा। समझना इस बात को, कि इस बात को देखो कि ये ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, ये ज्यादा डिक्रीज कर रहा, और ये क्या कर रहा है, कम आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हम इफेक्ट किसका लेंगे, जो ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, और ज्यादा डिक्रीज कर रहा है टी मीन रिजेक्शन, और ये ज्यादा डिक्रीज करेगा यानी 1 से कम घटेगा ना, कम घटेगा तो इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ये है
मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया है कि ये एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे कर रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे कर रही है। इस चीज को समझ लो आप, एक प्रोसेस आप ये समझ लिए ना तो बाकी विद इन सेकेंड करेंगे, विद इन सेकेंड। तो आप इस चीज को समझो। तो टी मीन रिजेक्शन आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर गई। अब बात करते हैं हम यार, क्या बात करते हैं हम इस पे, हम कि जो आपका एक चीज इसमें देखो खराब बात है, एफिशिएंसी तो बढ़ गई, खुश हो गए कि यार टी मीन एडिशन आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, टी मीन रिजेक्शन ज्यादा डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहां पे इसका इफेक्ट हम ज्यादा लेंगे। आपको ये बता रहा हूं कि ये एफिशिएंसी, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी ना। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। दोनों इफेक्ट मिला के एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आप देखो फॉर्मूले से पूरा प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि टी मीन एडिशन अगर डिक्रीज होगा, मान लो इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये प्रोसेस ये अगर डिक्रीज कर रहा है टी मीन एडिशन, तो ओवरऑल इंक्रीज करेगा। तो इसका इफेक्ट तो नहीं लेंगे हम, इफेक्ट किसका लेंगे, क्योंकि मीन रिजेक्शन का ज्यादा है, ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, तो ये इस पे भारी है, ये ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, और ज्यादा डिक्रीज कर रहा है तो 1 से कम घटेगा, और 1 से कम घटेगा तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखने में ही भलाई है। क्योंकि एग्जाम में आपने देखा यार एग्जॉस्ट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, आपको अगर चीजें ध्यान है यार कि उसमें एफिशिएंसी आपका इंक्रीज कर जाती है, तो तुरंत लगा दो। वर्क डन, आपको ध्यान है अगर टरबाइन वर्क, यार दिमाग में फिगर बनना चाहिए एकदम तुरंत यार। ऐसे था टरबाइन वर्क हमारा क्या होता था कि यार अगर ये एग्जॉस्ट प्रेशर हमारा कंडेंसर प्रेशर ही होता था, डिक्रीज करेंगे तो टरबाइन वर्क बढ़ जाएगा। ये सब वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, ना इतना आपके पास समय, सीधे बता रहा हूं मैं, क्लियर। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है वहां पे। या तो ये आपको ध्यान होना चाहिए पूरा, या तो विजुअलाइजेशन इतना तरीके से होना चाहिए ना यार कि हाँ कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज करेंगे, डायग्राम आपके दिमाग में आया तो टरबाइन वर्क बढ़ गया, खत्म, पंप वर्क बढ़ जाएगा। ये विजुअलाइजेशन आना चाहिए। और ये कैसे आएगा आगे, अगर अभी आप ध्यान से देख रहे होगे ना तो आ जाएगा। तो ये चीज आपका ये हो गया। एक पॉइंट इसमें क्या दिक्कत क्या होती है, एफिशिएंसी तो आपका इंप्रूव कर रहा है, बेस्ट है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है, ये चीज देखो आप। दिक्कत आपका क्या करेगा कि ये जो मान लो आपका पॉइंट है 4, ये और ये पॉइंट 4 डैश जो आपका, ये पॉइंट आपका जो 4 डैश है, यहां पे जो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये तो वेट में चला गया, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो गया। यानी ये ड्राइनेस फ्रैक्शन तो बढ़ गया, x2 ग्रेटर देन x1 हो गया, ये तो हमको थोड़ी चाहिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया, ये इसमें खराब बात है, ये खराब बात है। इफिशियंसी तो आपका इंक्रीज कर गया, चलिए ये तो मैं मानता हूं कि इफिशियंसी इंक्रीज कर गया, लेकिन आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ना वो इंक्रीज कर गया। वो कैसे आप बता सकते हो, मान लो इस पॉइंट का 0.98 है और यहां पे आप देख सकते हो वो 0.88 है लगभग, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ज्यादा वेट हो गया, सैचुरेटेड से कम हो गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका इंक्रीज कर जाएगा, वेट रीजन में चला जाएगा। और ये तो खराब बात है, ये तो क्या है, खराब बात है आपका, समझ रहे हो आप बात। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्रोसेस ये खत्म हो गया कि कंडेंसर प्रेशर आपका जब डिक्रीज कर रहे हैं, इस चीज को समझ लो, ताकि जब बॉयलर इंक्रीज कराएं या रीहीटिंग की कंडीशन आए तो आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम समय ले रहे हैं तो वो तुरंत उड़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना है यार अपने को। तो इस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, 0.98 से 0.88 हो रहा है, तो ये जो हमारा x2 है वो डिक्रीज हो रहा है, x1 लेस देन x, तो ये वेट रीजन में चला जा रहा है। गलती से वो इंक्रीज बोल गया था, ये तो घट रहा है ना 0.98 से 0.88, तो आप वेट रीजन में चले जा रहे हो। अपने को तो सैचुरेशन चाहिए कि यहां पे आ जाए, यहां पे, तो ये इसमें खराब बात होती है। तो अब आपसे अगर कोई बात करेगा यार कि अगर हम रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं और एग्जॉस्ट प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होता है यार, आप बताओ कि वर्क डन टरबाइन इंक्रीज कर रहा है, वर्क डन इन पंप इंक्रीज कर रहा है, टोटल वर्क डन इंक्रीज कर रहा है, क्यों सप्लाइड इंक्रीज कर रहा है, क्यों रिजेक्शन, बार बार इस चीज को बोल रहा हूं मैं, डिक्रीज, इंक्रीज और कांस्टेंट। टी मीन एडिशन आपका डिक्रीज कर जा रहा है,
टी मीन रिजेक्शन आपका ज्यादा डिक्रीज कर जा रहा है, ज्यादा डिक्रीज के कारण ही उसका इफेक्ट ज्यादा ले रहे हैं और इफिशियंसी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इसमें एक खराब बात क्या हो रही है कि यहां पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ना वो डिक्रीज कर जा रहा है, वो 1 से कम होता जा रहा है। अपनी प्रोबेबिलिटी ये होती है यार कि सैचुरेशन की तरफ जाएं, लेकिन जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ना, आप देखो ये मान लो 0.9, ये आप मान लो 1 लाइन है एक्स की और ये आपकी 0.98 है, तो ये आपकी 0.88 है, तो ये देखो आप ये वेट रीजन में आ जा रहा है। ये खराब बात है, ये खराब बात है। तो ये चीज आपको रिजल्ट अब ध्यान होना चाहिए, ये पूरा रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। अब मैं बॉयलर की बात अगर करूंगा ना तो अब थोड़ा तेजी से चलूंगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा समझा दिया है, इसमें मैंने पूरा तेजी से समझाया है इसमें। अब आओ बॉयलर की बात, एक क्वेश्चन करते हैं यार इस पे पहले, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इतना जो मैंने पढ़ा है कहानी उसका यूटिलाइजेशन कुछ है कि नहीं। आप देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, एन इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी एक्सपेक्टेड विद, देखो क्या पूछा है, जरा ऑप्शन को पढ़ते हैं यार। इंक्रीज इन एग्जॉस्ट प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, डिक्रीज इन एग्जॉस्ट प्रेशर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। खत्म हो गया, यही तो आपने अभी पढ़ा है। ये देखो डिक्रीज कर रहे हैं तो इफिशियंसी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये आपको ध्यान है तो आप तुरंत कर पाओगे इस क्वेश्चन को, तुरंत कर पाओगे। और ये देखो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, एक एसएससी जेईई 2020 में आया और 2016 में, तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब आओ, अब जब मैंने आपको एक बार पूरी कंडीशन बता दिया कि एग्जॉस्ट प्रेशर डिक्रीज होने पे एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर रही है, मीन एडिशन टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर रहा है, मैंने बार बार आपको, अपना एम ही यही है कि जो हमारी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कराना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्रीज द एग्जॉस्ट प्रेशर या डिक्रीज द कंडेंसर प्रेशर। उसमें बस एक खराब बात क्या निकली यार, उसमें एक खराब बात यह निकली कि यार जो अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन है ना वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को हमेशा बढ़ाना चाहते। अब आओ बॉयलर पे, एक चीज और देखो यहां पे, अब हमने क्या किया, उसमें हमने कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज किया था। अब इसमें हमने क्या किया, बॉयलर प्रेशर पहले ये था, अब की बार बॉयलर प्रेशर अब क्या हो गया, ये हो गया, ये बिफोर था, ये आफ्टर हो गया। समझना जरा बात को। अब इसमें क्या आप देखोगे, अब आप इसमें देखो जरा क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें कि जो हमारा पहले था, पहले 1 से 2 था पंप, अब क्या हो गया, इतना पंप वर्क बढ़ा है। टरबाइन पहले कितना था, देखो आप पहले प्रोसेस में आपका टरबाइन वर्क कितना था, ये था, ये था ना। अब की बार टरबाइन वर्क कितना हो गया, ये हो गया। डायग्राम से ही दिख रहा है, ये जल्दी करेंगे हम, इसमें लेट नहीं करेंगे। देखने से पता चल रहा है कि टरबाइन वर्क पहले यार ये 3 से 4 था, जब इसको बॉयलर प्रेशर को बढ़ा दिए तो अब जो हमारा टरबाइन वर्क हुआ 3 से 4 डैश हो गया। तो आप पहला रिजल्ट आपका आया कि जो आपका टरबाइन वर्क है वो इंक्रीज कर गया। दूसरा, पंप वर्क पहले कितना था, 1 से 2 था, जरा ध्यान से देखो 1 से 2 था, लेकिन अब जो पंप वर्क है वो कितना है, 1 से 2 डैश, यानी इतनी वैल्यू बढ़ गई, तो डब्ल्यू पंप कितना हो गया, इंक्रीज कर गया। ओवरऑल डब्ल्यू टोटल क्या कर जाएगा, डब्ल्यू टोटल आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डब्ल्यू टोटल आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहां से आप देख लीजिए, यहां से आप देख लीजिए। अब एक बात बताओ आप दूसरी, कि जो क्यू सप्लाइड है ना, क्यू सप्लाइड पहले हमारा क्या था, क्यू सप्लाइड हमारा पहले क्या था, ये था। अब क्यू सप्लाइड हमारा देखो एकदम, इसमें कुछ बता नहीं सकते यार, ये देखो सेम जा चुका है, इसमें कुछ बता नहीं सकते। तो जैसे उसमें हमने एक पॉइंट ध्यान रखना था कि क्यू रिजेक्शन के बारे में नहीं श्योर थे, यहां पे वो क्यू सप्लाइड के बारे में है। जब भी ये आएगा तो ये इसमें आप बोल सकते हो में इंक्रीज और डिक्रीज और कांस्टेंट, इसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्यू सप्लाइड है हमारा वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट रह सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है यार, कुछ भी हो सकता है, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गलती से भी आप इसमें इंक्रीज वो नहीं बोल सकते कि इंक्रीज करेगा ही, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है।
इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे वहां पे हमने क्यू रिजेक्शन के बारे में बात किया था, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या है भैया, ये बताओ, क्यू रिजेक्शन हमारा क्या होगा, जो हमारा क्यू आर है वो क्या होगा। देखो जरा यार, क्यू आर क्या है, पहले हमारा क्या था क्यू आर, जरा ध्यान से देखना, 1 से ये था आपका, 1 से आपका 4 था, लेकिन अब की बार क्या हो गया है, 4 डैश हो गया है, यानी इतनी वैल्यू क्या हो गई है, लेस हो गई है। देखो ना आप, तो आपका जो क्यू आर है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, डायग्राम बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये डायग्राम से लेस दिखा रहा हूं मैं। आप ये देखो, इस चीज को डायग्राम से लेस हुआ है। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे इफिशियंसी पे फर्क पड़ेगा वो क्या है। अब हम बात कर लेते हैं यार टेम्परेचर मीन एडिशन की और टेम्परेचर मीन रिजेक्शन की। ये देखो क्या है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, एग्जाम में डायरेक्ट आता है और करेंगे यार, तुरंत करेंगे, इसको करना है। अब क्या बात करते हैं यार, जो टी मीन एडिशन है ना, टी मीन एडिशन, देखो पहले प्रोसेस क्या था, ये पहले प्रोसेस 2 से 3 था। अब जब हीट देखो यहां पे ये प्रोसेस जब बढ़ा है, ये देखो, तो जो है इस लाइन का 2 से 3 का टेम्परेचर का मीन एडिशन होगा, कहीं यहां आया होगा। ध्यान से देखो, ये खेल पूरा इंप्रूव इफिशियंसी की बात जब भी हम करते हैं वो मीन एडिशन और मीन रिजेक्शन से ही करते हैं। इस चीज को इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि यार पहले लाइन आपकी 2 से 3 थी, तो टेम्परेचर का जो मीन एडिशन था यहां कहीं आया होगा, मीन यहां आया होगा ना इस प्रोसेस का पूरा टेम्परेचर का। अगर इसको इंक्रीज कर दिया गया, ये 2 डैश से 3 डैश हो गया, तो यार अब जो मीन एडिशन यहां था वो मीन एडिशन अब कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। यानी टेम्परेचर जो मीन एडिशन है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखो मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, ये डायग्राम बोल रहा है। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए डायग्राम में यार, कि पहले 2 से 3 प्रोसेस था, तो इसका मीन कहीं यहां आएगा, लेकिन जैसे ये प्रोसेस 2 डैश से 3 डैश हुआ, तो इसका जो ये टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो मीन एडिशन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहां पे बढ़ गया। अब टी मीन रिजेक्शन की बात करेंगे। टी मीन रिजेक्शन तो ये देखो, रिजेक्शन वाला टेम्परेचर तो यही है, ये तो ना बढ़ा है ना घटा है, यानी टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब फिर वही बात आई, इफिशियंसी की अगर हम बात कर लें, इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो क्या हम लिखते हैं, TMR माइनस TMA। जरा ध्यान से देखना, अगर टी मीन एडिशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, अगर समझ में आ गई ना चीजें तो मजा आ जाएगा आपको। अगर ये देखो टी मीन एडिशन आपका इंक्रीज कर रहा है, टी मीन एडिशन जैसे ही आपका इंक्रीज किया, यानी ओवरऑल वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा यानी एक से वैल्यू कम घटेगी, और कम घटेगी तो एफिशिएंसी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये है, ज्यादा नहीं घटना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखो। ये है आपका पूरा, ये जब बढ़ेगा ना तो ओवरऑल वैल्यू कम घटेगी, 1 से तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, और यहां से एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिर हम क्या चेक करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन, कि यार इफिशियंसी तो बढ़ा ले रहे हैं, इफिशियंसी तो हम बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन यार अगर इफिशियंसी हम बढ़ा ले रहे हैं तो इससे ड्राइनेस फ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है। पहले देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या था, वही लाइन हम फिर बनाएंगे कि जो पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन था, ये 4 प्रोसेस था, ये अब क्या हो गया, 4 डैश हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, जो पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन था, ये मान लो हम x1 था और ये x2 था, तो अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी x2 लेस देन x1, यानी क्या हो गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तो सैचुरेशन पे जाना चाहते हैं ना हमेशा, लेकिन यहां पे मान लो ये इसकी वैल्यू 0.98 है, लेकिन ये वैल्यू कहां आ गई, 0.88। तो इसमें एक खराब बात क्या है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सुपर हीट की, क्योंकि ये चीज अब समझाने वाली बात नहीं है, ये चीज आपको अब समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे बॉयलर प्रेशर को बढ़ाने पे हमारी साइकिल इफिशियंसी इंक्रीज कर रही है, और कैसे एग्जॉस्ट प्रेशर को बढ़ाने पे
डिक्रीज करने पे हमारी इफिशियंसी बढ़ रही है। मेन क्राइटेरिया हम चेक करते हैं टेम्परेचर मीन एडिशन और टेम्परेचर मीन रिजेक्शन। अब बात करते हैं सुपर हीटिंग की। सुपर हीटिंग की बात करते हैं। सुपर हीटिंग में क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अब सुपर हीट मतलब क्या है, इस वाले टेम्परेचर को क्या कर दो, जो हमारा प्रोसेस 2 से 3 था इसको सुपर हीट कर दिया, ये प्रोसेस आपका बढ़ गया। अब इसमें आप देखो, जरा ध्यान से देखना जरा आप इस पॉइंट को, ये पहले था, अब टरबाइन वर्क कितना हो गया, इतना। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट दिखेंगे डायग्राम से देख के, क्योंकि आपको 2 प्रोसेस मैंने बता दिया कि अब बॉयलर को बढ़ाया था प्रेशर को, कंडेंसर के प्रेशर को डिक्रीज किया था और डायग्राम से रिजल्ट निकला लिखा था। अब सुपर हीट में वो अब देरी नहीं करेंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। सुपर हीट में क्या, ये जो 3 पॉइंट था इसको सुपर हीट किया, यहाँ पे 3 चला गया। अब जैसे ही 3 चला गया, यानी वर्क डन टरबाइन का पहले था, लेकिन अब कितना हो गया, ये हो गया। तो आपका जब ये हुआ तो टरबाइन वर्क बढ़ गया। पंप वर्क देखो यार, पंप वर्क पे कोई फर्क पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है यार, पंप वर्क पे तो फर्क पड़ा ही नहीं है। तो आपका जो पंप वर्क है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब बात करते हैं क्यू सप्लाइड की। क्यू सप्लाइड की बात बताओ जरा। क्यू सप्लाइड पहले कितना था, 2 से 3 था, जरा ध्यान से देखते जाओ, 2 से 3 था, लेकिन अब 3 से 3 इतना हीट सप्लाइड आपका क्या हुआ है, बढ़ गया है। ये सप्लाइड आपका बढ़ गया है। तो क्यू जो सप्लाइड की बात करेंगे, क्यू सप्लाइड की जो बात करेंगे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बस ध्यान, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कंडीशन देख के बोल रहा हूं, डायग्राम। आप देखो ना, पहले 2 से 3 था, अब क्या हो गया, 2 से 3 हो गया, यानी इतना पार्ट ही सप्लाइड में ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब रिजेक्शन की बात करो। रिजेक्शन की जो अगर हम बात कर रहे हैं, क्यू रिजेक्शन की अगर हम बात करें, तो जो क्यू रिजेक्शन है आप देख रहे हो, पहले क्या था क्यू रिजेक्शन, पहले देखो ना 3 से 4 प्रोसेस आ रहा है। अब ये 4 से 4 क्या हो गया है, बढ़ गया है। 4 से 4 हो गया। पहले प्रोसेस हीट रिडक्शन से 1 से 4 था, अब 1 से 4 हो गया, यानी क्यू रिजेक्शन आपका क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये देख लो आप, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यहां पे आपको डायग्राम से देखने में पता चल रहा है यार, ये देखने, ये मैं नहीं बोल रहा, जो ऑब्जर्वेशन आपको यहां से डायग्राम से पता चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी यार इसमें, टेम्परेचर मीन एडिशन और डिक्रीज। एडिशन की बात करेंगे, यही तो एफिशिएंसी अपना बताता है कि क्या फर्क पड़ेगा इस पे। अब देखो जरा, पहले क्या था प्रोसेस 2 से 3, यही चीज मैं बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि टी मीन एडिशन ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब एक बात बताओ आप, पहले 2 से 3 था तो कहीं पे यहां पे आएगा मीन, मान लो एडिशन। अब एक बात बताओ, जब प्रोसेस 2 से 3 थोड़ा सा बढ़ गया तो यार इससे तो ऊपर ही आएगा, यानी टी मीन एडिशन तो बढ़ेगा ना। अब एक बात खुद ही देखो डायग्राम में, इस चीज को मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि जो अपना मीन एडिशन टेम्परेचर है, मीन एडिशन टेम्परेचर है जो 2 से 3 तक का, कहीं मीन यहां आएगा। अगर 2 से इतना बढ़ गया है तो इसका मीन एडिशन इससे तो बढ़ के ही आएगा, यानी मीन एडिशन आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये तो आप देख ही रहे हो, इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि टी मीन जो आपका है वो क्या कर रहा है। देखो ना, अब रिजेक्शन की बात करो, हमारा जो टेम्परेचर है रिजेक्शन का वो तो यही लाइन है, इसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो जो हमारा TMR है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हम देखते हैं कि जब हमारा टी मीन एडिशन, अभी पिछली उसमें बताया था, वहां पे भी मीन एडिशन इंक्रीज कर रहा था, तो हमारी जो इफिशियंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, इफिशियंसी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक चीज आप देखोगे ना, नया खेल हो गया। क्या नया खेल हो गया कि अभी तक जब तक हम एग्जॉस्ट प्रेशर को डिक्रीज करते थे, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करते थे, इफिशियंसी तो इंक्रीज करती थी, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज करता था, ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज करता था। यहां खेल उल्टा हो गया है, यहां अच्छा खेल हो गया। क्या अच्छा खेल हो गया, यहां पे ये हो गया कि जो अभी तक ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती थी, अब वो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले प्रोसेस क्या था, 3 से 4, तो ये मान लो एक्स की वैल्यू, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मान लो 0.92 थी, मान लो। लेकिन अब जब हमने सुपर हीट किया है, सुपर हीट किया है आफ्टर, तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मान लो 0.98 आ रहा है, यानी ये x1 था, ये x2 था, तो अब की बार जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है वो क्या हो गई है, x2 इज ग्रेटर देन x1। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन सुपर हीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पूछता है ये डायरेक्ट
क्यों? क्योंकि आपने अभी तक देखा है कि कंडेंसर प्रेशर में जब भी हम एग्जॉस्ट प्रेशर को डिक्रीज करते हैं उसमें एफिशिएंसी तो इंक्रीज करती है लेकिन हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज करता है। बॉयलर प्रेशर में भी हमने ये देखा था कि बॉयलर प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं हमारी जो रैंकाइन साइकिल की परफॉर्मेंस यानी एफिशिएंसी तो इंक्रीज करती है लेकिन वहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही हमने सुपरहीट किया, सुपरहीट करने पे हमारी इफिशियंसी तो बढ़ी, लेकिन यहां पे एक नया खेल हो गया कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा डिक्रीज करता था वो अब क्या हो गया? इंक्रीज करने लगा। तो सुपरहीट में, और हम यही चाहते हैं कि हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो? बढ़े, सैचुरेशन की तरफ आए, 1 की तरफ आए। तो ये रिजल्ट सुपरहीट का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने कुछ अपने से नहीं बोला, आपको बस डायग्राम अगर पता है ना, देखो 2 तरीके हैं। इस पे क्वेश्चन देखो आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पे क्वेश्चन नहीं आता, मैं दिखा भी रहा हूं। इस पे भी क्वेश्चन आया सुपरहीट पे। और जो ये रिजल्ट का, ये 2 तरीके हैं, या तो आप ये रिजल्ट याद कर लो, और इतना ढेर सारा रिजल्ट है ना कि बॉयलर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, अभी रीहीट भी होगा, रीजनरेशन होगा, कैसे याद कर पाओगे? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा, कि बॉयलर प्रेशर, कुछ चीजें तो यार आपको तुरंत देख के, और इस तरीके से मैं बताया है ना, आपको कोई रटने वाली चीजें नहीं बता रहा हूं मैं। अगर आपको नहीं ध्यान हो पा रहा, अगर आप रट पा रहे हो या ध्यान कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि यार इतना डेटा आप याद नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा तो विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने एक एक चीज को यहां पे जो भी लिखा है मैंने रीजन दिया है, उसका रीजन दिया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, आप कैसे इतनी चीजें याद कर पाओगे? और क्या डिफरेंट है, जैसे ये डिफरेंट है, ये पूछता है, क्योंकि आपको देखा था बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर की कंडीशन में हमारा जो ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन सुपरहीट कंडीशन में इंक्रीज कर रहा है। तो ये प्रॉपर रीजन दे रहा हूं, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आपको दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन, आप देखो जरा, ये है रैंकाइन साइकिल इंक्रीज इन सुपर हीटिंग टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर रिजल्ट। अब बताओ जरा ये कब आया है आपका क्वेश्चन? देखो जरा आप कब आया है क्वेश्चन? ये यूपी आर्मिनल जेई 2016 में आया है। अब क्या बताना है आपको कि रैंकाइन साइकिल इंक्रीज इन सुपर हीटिंग टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको ये देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं यार पहले, इंक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी, ये तो हमने देखा था यार कि इफिशियंसी, ये तो मेथड ऑफ परफॉर्मेंस है ही है सुपर हीटिंग, इफिशियंसी तो उससे इंक्रीज किए ही थे। सेकंड ऑप्शन देखो, डिक्रीज इन इक्वालिटी ऑफ स्टीम लीविंग द टरबाइन। नहीं यार, यही तो इसमें खेल हुआ था कि इसमें जो क्वालिटी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, वो इंक्रीज कर रहा था, तो ये तो गलत हो गया, देखते जाओ तुरंत। अब फिर क्या हो गया, डिक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी। नहीं यार, ये तो मेथड ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग कर ही रहे हैं, इंक्रीज तो हमारी इफिशियंसी को इंक्रीज करना तो हमारा पर्पज है, तो डिक्रीज तो है। डिक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। नहीं, देखो क्या है, ऑप्शन कितना बेहतरीन तरीके से बना सकता है। यही मैंने ये बोला था ना कि ये भी पूछता है, ये पूछता है, यहीं पे बस यहां डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर देता, यहां डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर देता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ये भी सही हो जाता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यार ये सुपर हीटिंग कंडीशन में इफिशियंसी, तो जब आप क्वेश्चन को लगाओ ना, अभी जब आप कभी भी पीवाईक्यू लगाओ, मैं क्यों एक एक ऑप्शन को बताता हूं, इससे आपका रिवीजन होता है यार। मान लो अब क्या करेगा एसएससी जेईई, बहुत एफर्ट नहीं करता है यार ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाएगा। वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये करेगा, इसी ऑप्शन में क्या करेगा, इसमें क्या दूसरा ऑप्शन नन ऑफ दिस करेगा और यहां पे कर देगा इंक्रीज, नया क्वेश्चन बन गया, खत्म, नया क्वेश्चन बन गया। तो जब भी ऑप्शन आप पढ़ो ना, अभी एग्जाम में आपने देखा यार कि कोई स्टेटमेंट रिजिस्ट करेक्ट है और आप उस चीज को कंफर्म हो कि पहला ऑप्शन सही है, और आप जानते हो कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तब 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम में। लेकिन यहां पे जब आप रिवीजन करो या क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, तो यार चारों ऑप्शन को देखो। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि वो खेल क्या करेगा, इसी में ऑप्शन में चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा। ये तीनों आपने वहां पे देखा है पूरा प्रॉपर तरीके से, कैसे आपने निकाला है। क्वालिटी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एफिशिएंसी आपका इंक्रीज कर रहा है, मीन एडिशन टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, और एक ऑप्शन में वहां पे क्या दे रखा है, डिक्रीज कर रहा है, बस खत्म। अब आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू द बिलो स्टेटमेंट। सुपर हीटेड स्टीम इज यूज्ड इन अ रैंकाइन पावर साइकिल बिकॉज इट इंक्रीज वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल फॉर द सेम प्रेशर लेवल। तो आपने देखा था कि टरबाइन वर्क इंक्रीज कर रहा था, पंप वर्क इंक्रीज कर रहा था, ओवरऑल वर्क इंक्रीज कर रहा था। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, टू रिड्यूस द वर्क ऑफ पंपिंग। अब आओ देखो जरा, देखो क्वेश्चन वो बनाता है इसी हिसाब से है। अब ये देखो कि जब आप सुपर हीट कर रहे हो तो ये जो पंप का वर्क है, पंप का वर्क है, देखो कहां से क्वेश्चन पूछा है, देख लो ना। सुपर हीट आपने किया तो जो ये पंप का वर्क है वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हुआ है। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड ऑप्शन, टू रिड्यूस द वर्क पंपिंग, गलत, यानी यही तो आपका इनकरेक्ट है। तो आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि जो पंप वर्क है वो क्या होता है, कांस्टेंट। खत्म, खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं है, तो दो ऑप्शन को बढ़ना ही नहीं है पेपर में। अब यहां पे नीचे अभी पढ़ लेते हैं कि यार जो पढ़ा है हमने सही है कि नहीं। क्या है, बिकॉज इट इंक्रीज द साइकिल एफिशिएंसी फॉर द सेम प्रेशर रिमेंड, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो सही है ही। फिर चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, बिकॉज स्टीम एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन विल बी लेस वेट प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ द टरबाइन प्लेट। ठीक, लेस वेट का मतलब क्या है, लेस वेट का मतलब क्या है, लेस वेट का मतलब क्या है कि क्वालिटी आपकी इंक्रीज कर गई, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर गया। और जैसे ही ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है यानी सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं, ब्लेड में इरोजन नहीं होगा, वही ऑप्शन दिया, ये भी ट्रू हो गया। तो आपका अब जो ऑप्शन सही होगा ना वो बी ऑप्शन होगा। आओ नेक्स्ट, अब बात करते हैं आइडियल रीहीट की, तुरंत करेंगे यार क्योंकि आज खत्म करना है इसको, तुरंत करेंगे। अब इसमें आइडियल रीहीट में आपने क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। आइडियल रीहीट में आप क्या करते हैं, इसमें आप ये करते हैं कि जो आपका ये जो बॉयलर से स्टीम निकलती है ना, बॉयलर से जो स्टीम निकलती है, इसको दो अरेंजमेंट देते हैं, एक हाई प्रेशर टरबाइन देते हैं, एक लो प्रेशर टरबाइन देते हैं। एक हाई प्रेशर टरबाइन देते हैं, एक लो प्रेशर टरबाइन देते हैं। और इसका अरेंजमेंट क्या होता है, ये जो बॉयलर में हीट जा रही होती है ना, तो ये जो पहला टरबाइन लगा है जिसको हम लो प्रेशर टरबाइन बोलते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन बोलते हैं, जिसको हम हाई प्रेशर टरबाइन बोलते हैं, वहां से जो स्टीम निकलती है ना उसको फिर से प्री हीट करते हैं। जो यहां से हमारा ये बॉयलर में हीट जा रही है ना, उससे इस स्टीम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से, इसको हीट करते हैं और इस तरीके से इसको लो प्रेशर टरबाइन में इसको बढ़ाते हैं कि जो इसका टेम्परेचर आएगा, जो स्टीम का ये जो टेम्परेचर आएगा ना, वो दोनों देखो सेम लेवल पे है। यही अरेंजमेंट रीहीट का होता है। अब रीहीट से क्या फायदे हैं वो तो अभी देखते हैं, लेकिन रीहीट का रीअरेंजमेंट आपको ध्यान होना चाहिए। रीहीट का आपको रीअरेंजमेंट आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या करते हैं, सेम अरेंजमेंट है। बॉयलर था, बॉयलर से हमने स्टीम निकाली तो इसको टरबाइन में भेजते थे और टरबाइन से सीधे कंडेंसर में पंप करके फिर इसको बॉयलर में कर सकते थे। यहाँ पे बस क्या किया इन्होंने कि ये जो स्टीम निकली ना, एक हाई प्रेशर टरबाइन से स्टीम को निकाला और उसको फिर हमने बॉयलर में जो फ्यूल हमारी जा रही थी गैसेस, उसको उससे गर्म किया और इस स्टीम को फिर हमने लो प्रेशर टरबाइन पे भेजा और उसका टेम्परेचर, जो हमारी स्टीम का टेम्परेचर निकला, ये चाहे इस स्टीम से निकला हुआ हो चाहे आपका ये यहां से निकला हुआ हो, इसका टेम्परेचर देखो आपका क्या है, दोनों का कांस्टेंट है। 3 और 5 पॉइंट सेम जगह है। इसका टेम्परेचर इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि 3 और 5 पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब टेम्परेचर जितना ये 3 का स्टीम का टेम्परेचर था उतना जो ये 5 वाले का स्टीम का आएगा, जो यहां से प्री हीट करते हैं, जो यहां से जा रही है इसमें, उसका टेम्परेचर देखो सेम लिमिट तक बढ़ा है। ग्राफ भी ध्यान दे सकते हो। अगर ग्राफ दे दिया 4 और ये 5 पॉइंट को ऊपर बना दिया, गलत है। 5 पॉइंट को नीचे बना दिया, गलत है। सेम टेम्परेचर पे देखो बढ़ाया है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब इसमें जब आपको ये पता चल गया, प्रोसेस आपको सारा पता ही है, तो इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं वो देख लेते हैं। देखो जरा क्या क्या हो सकता है रीहीट में, रीहीट साइकिल में क्या हो सकता है। अब जैसे ही आपने रीहीट किया तो आपने एक चीज देखा कि ये जो टरबाइन वर्क था ये, और एक टरबाइन ये वर्क ये है, यानी आपका टरबाइन वर्क पहले ये मिला था, बाद में ये मिला, 2 मिला ना। तो टरबाइन वर्क आपका क्या हो गया, जो आपका टरबाइन वर्क था, ध्यान से सुनना, रीहीट में क्या होता है, टरबाइन वर्क आपका क्या हो गया, W34 प्लस W56। ये यानी इसका मतलब ये क्या हो रहा है, टरबाइन वर्क ये तो इंक्रीज कर रहा है ना,
जरा ध्यान से देखते जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। जब यहां से आप टरबाइन वर्क निकाले, एक प्रोसेस टरबाइन वर्क 3 से 4 है, दूसरा वर्क टरबाइन वर्क क्या है आपका 5 से क्या है 6 है, यानी टरबाइन वर्क तो आपको 2 मिला, एक पहला ये मिला, दूसरा ये मिला, तो टरबाइन वर्क को जोड़ दिया। और क्या देखा, पंप वर्क हमारा जो पहले था वो अभी भी है, यानी दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि जो पंप वर्क है वो क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड क्या देखा, हीट सप्लाइड, अभी 2 से 3 हो रही थी हीट सप्लाइड, लेकिन एक हीट सप्लाइड यार 4 से 5 हुई। तो जब अगर हम हीट सप्लाइड की बात करेंगे, क्यू सप्लाइड की बात करेंगे, तो क्यू सप्लाइड में क्यू 2 से 3 आएगा, और क्यू सप्लाइड की अगर बात करेंगे हम तो एक क्यू सप्लाइड 4 से 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्यू सप्लाइड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बड़ा देखते जाओ, और कुछ नहीं है इसमें, बड़ा जब बस देखना है आपको, क्यू सप्लाइड आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब क्यू रिजेक्शन की बात करो, तो पहले क्यू रिजेक्शन जब टरबाइन लगाए थे तो यहां था, और ये पोर्शन आपका क्या हो गया क्यू रिजेक्शन में, बाद में देखो ना, पहले तो क्या था, ये भी प्रोसेस आ रहा था, तो क्यू रिजेक्शन आपका क्या हुआ, इतना पोर्शन इंक्रीज कर जाएगा, क्यू आर भी आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखते जाओ बस, ये हो गया यार। यहां से ये है रीहीट का आपका, समझ रहे हो आप बात को, ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ रहा है, पूरा डायग्राम से ही बता रहा हूं रीहीट साइकिल में क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप बात। अब आपका क्या करना है, अब आप मीन एडिशन की बात कर लो, तीसरा। अब मीन एडिशन की यार देखो, यहां बता नहीं सकते क्योंकि ये प्रोसेस आपका 2 से 3 गया है और फिर आपका 4 से 5 गया है, तो ये टेम्परेचर आपका देखो लगभग सेम लिमिट पे है। तो आपका जो ये टी मीन एडिशन है ना, वो क्या हो सकता है, में इंक्रीज और में डिक्रीज, दोनों हो सकता है। ये हो गया, समझ रहे हो आप बात को, ये आप कर सकते हो। अब जब ये, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, मैं सारे पॉइंट वही बता रहा हूं जो इसमें आप डायग्राम में देख रहे हो, रीहीट में क्या होता है। अब ये देखो आप, टी मीन रिजेक्शन क्या है, टी मीन रिजेक्शन की लाइन तो वही है, यानी टी मीन रिजेक्शन आपका क्या है, ये इसलिए जल्दी करा ना कि आपको 3 प्रोसेस में मैंने ये बता रखा है, अब इसको बताने की जरूरत नहीं। इफिशियंसी इसमें क्या होती है, देखो जरा, जब टी मीन एडिशन यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट है कि इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, उसी के साथ जो आपका चौथा पॉइंट इफिशियंसी है वो भी आपकी क्या कर सकती है, में इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ बता नहीं सकते। लेकिन अगर ऑप्शन में इंक्रीज दे रखा है, अगर ऑप्शन में इंक्रीज दे रखा है तो आप ऑप्शन इंक्रीज मार के आओगे, क्योंकि यहां पे मीन एडिशन का टेम्परेचर यार एक बता नहीं सकते कि कितना बढ़ा है घटा है, कांस्टेंट है ये तो, लेकिन लिमिट लगाते हैं 3 से 5 तक कि सेम बढ़ा है मीन एडिशन। आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि देखो 2 से 3 यहां पे है और यहां से 4 से 5 है, लगभग बराबर जा रहा, तो इसमें बता नहीं सकते हम कि ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। और हम इफिशियंसी मीन एडिशन और मीन रिजेक्शन से ही निकालते हैं, और जो हमारा मीन रिजेक्शन है वो कांस्टेंट है, तो इफिशियंसी भी में इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है ऑप्शन में, तो वो मारोगे। अगर ऑप्शन में सिर्फ कोई ऑप्शन सही नहीं है और इंक्रीजेस दे रखा है तो आप इंक्रीजेस के साथ जाओगे। अब इसमें एक चीज और आप देखो, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये जो क्वालिटी है X1 और ये जो क्वालिटी है X2, तो इसमें रीहीट में क्या हो रहा है कि X2 इज ग्रेटर देन X1, यानी जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये है आपका रीहीट साइकिल का, ये डायग्राम आपको पता है। तो अब इसमें क्या पूछता है, क्या पूछता है इसमें कुछ नहीं पूछता है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछता है और पूछता है टरबाइन में वर्क कितना होगा। एंथैल्पी आपको 3 पॉइंट का भी दे देगा, 4 पॉइंट का भी दे देगा, 5 पॉइंट का दे देगा और 6 पॉइंट का दे देगा। तो इसीलिए मैंने टरबाइन वर्क को इस तरीके से लिखा है, यानी अगर आपको एंथैल्पी दे रखा है H3, H5, H6 और आपका H4, तो आपको यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यहां पे आप अगर एंथैल्पी के टर्म में लिखोगे तो H3 - H4 प्लस H5 - H6, खत्म। इसी तरीके से क्यू सप्लाइड में भी लिख सकते हो एंथैल्पी के टर्म में 2 और 3 का। ये पूछता है यहां पे, आओ क्वेश्चन कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि रीजनरेशन भी आज करना है इसको। अब यहां पे क्या हुआ कि रीहीट साइकिल में आपका क्वेश्चन देखो क्या हुआ कि द रीहीट साइकिल इन स्टीम पावर प्लांट इज मेनली अडॉप्टेड
increase the moisture content in a low pressure stages to save value, decrease the moisture content in a low pressure stage to save value, decrease the capacity of condenser, recover the waste heat boiler। क्या है ये, कब आया? यूपी आर्मिनल जी। तो एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट की बात की है। मॉइस्चर कंटेंट यहां पे रीहीट करने पे हमने क्या निकाला था? हमने यार ये निकाला था कि क्वालिटी तो इंक्रीज कर रही है, क्वालिटी इंक्रीज कर रही है, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन अ लो प्रेशर स्टेजेस। समझ रहे हो आप बात? तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो आप कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट टर्बाइन एग्जिट ऑफ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन रैंकाइन साइकिल कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, रीहीटिंग स्टीम एंड सुपर कूलिंग स्टीम। क्या बोल रहा है? द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट टर्बाइन एग्जिट ऑफ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन अ रैंकाइन साइकिल कैन बी डिक्रीज्ड बाय, कैन बी डिक्रीज्ड बाय। यानी क्या हो रहा है कि जो वैल्यू हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो बढ़ रही है। किस में बढ़ रही है? ये पूछ रहा है कि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है ना वो कैसे डिक्रीज हो गया, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और ड्राइनेस फ्रैक्शन में हमने ये देखा था यार कि जब हमने बॉयलर प्रेशर को बढ़ाया था तो यहां तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हुई थी? ड्राइनेस फ्रैक्शन यहां पे क्या हुआ था? वो इंक्रीज किया था। हमको क्या बताना है? डिक्रीज। वो किस में हुआ है? रीहीटिंग। यहां पे सुपर हीटिंग ऑप्शन नहीं दे रखा। अगर सुपर हीटिंग होता तो सुपर हीटिंग और रीहीटिंग दोनों से ही होता है, लेकिन यहां पे ये हमने देखा है कि बॉयलर प्रेशर को जब इंक्रीज किया था, कंडेंसर प्रेशर को जब डिक्रीज किया था तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा डिक्रीज हुआ था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला है, देखो कब आया? 2020 में। विद द रिस्पेक्ट टू द रीहीट साइकिल स्टीम रेट इंक्रीजेड, नेट वर्क डन इंक्रीजेड, टर्बाइन वर्क इंक्रीजेस, वर्क रेशियो इंक्रीजेस। जरा देखो ध्यान से देखो। रैंकाइन साइकिल अभी रीजनरेशन भी खत्म करना है यार, आज खत्म कर देना इसको, आगे नहीं ले जाएंगे। अब देखो आप इस बात को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ रीहीट साइकिल। एक बात बताओ, नेट वर्क डन इंक्रीज हुआ था कि नहीं? उसमें तो हमने देखा था कि टर्बाइन वर्क इंक्रीज हुआ था, पंप वर्क कांस्टेंट था, तो नेट वर्क क्या? देखो टर्बाइन वर्क इंक्रीजेस, ये करेक्ट है। वर्क रेशियो, जब टर्बाइन वर्क इंक्रीज कर रहा है और हमारा जो वर्क रेशियो होता है, वर्क रेशियो क्या होता है? टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन टर्बाइन वर्क। अब ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो यहां पे अगर 1 माइनस WP अपॉन WT लिखें और ये अगर इंक्रीज कर रहा है यानी 1 से कम घटेगा, यानी वर्क रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। बार बार बताया। तो ये टर्बाइन वर्क इंक्रीज करेगा, वर्क रेशियो भी इंक्रीज करेगा, नेट वर्क डन भी। जब अगर आपका टोटल नेट देखो जरा, नेट वर्क डन क्या होता है? टर्बाइन वर्क प्लस पंप वर्क। अब ये कांस्टेंट है तो ये इंक्रीज कर रहा है तो वर्क नेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। खेल कहां हुआ है? स्टीम रेट में। अब अगर आपको स्टीम रेट का मैंने पहले ही दिन फार्मूला बताया था, क्या बताया था? स्टीम रेट इक्वल टू कितना हो गया आपका? स्टीम रेट आपका हो गया 1 अपॉन W नेट, और यहां पे ये क्या था? kg पर सेकेंड, यहां पे किलोवाट सेकेंड, किलोवाट kg पर सेकेंड में था। अगर आवर में निकाले थे तो आपका क्या था? 3600 अपॉन W नेट। अब ये देख रहे हो आपकी W नेट आपका नीचे आ रहा है स्टीम रेट में। W नेट आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब W नेट इंक्रीज कर रहा है तो स्टीम रेट आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। स्टीम रेट आपका डिक्रीज करेगा। तो ये आपका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि स्टीम रेट आपका डिक्रीज कर रहा है ना। फिर से आप देख लो कि जो आपको मैंने क्या बताया था, जो हमारा स्टीम रेट है, जो हमारा स्टीम रेट है वो क्या है? 1 अपॉन W नेट है। अब क्या है कि जो W नेट हमारा क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। W नेट अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है, W नेट अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो जो हमारा स्टीम ये रेट है जो वो क्या करेगा? डिक्रीज कर रहा है। खत्म। अब और रीजनरेशन तुरंत करेंगे यार इसको, रीजनरेशन को। इसमें क्या होता है? इसमें रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन हमारा सबसे अच्छा प्रोसेस है क्या? एफिशिएंसी को इंक्रीज कराने के लिए। इसमें जो वेस्ट हीट होती है ना, यूटिलाइज करते हैं। जरा ध्यान से, कुछ पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा यार, तुरंत करेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं आज, इसको खत्म करके निकलना है। इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, कि इसमें जो आइडियल की अगर हम बात करें, आइडियल रीजनरेटिव की बात करें ना, तो आइडियल रीजनरेटिव की बात इन्होंने क्या किया कि आइडियल रीजनरेटिव में इन्होंने बताया कि जो टरबाइन में, जैसे ये टरबाइन है हमारा, पहले क्या प्रोसेस था हमारा कि जैसे हमने क्या बोला था यहाँ पे कि जो हमारा ये बॉयलर था
और यहाँ से हमारी स्टीम निकलती थी और टरबाइन में जाती थी, वहाँ से फिर क्या होता था, कंडेंसर में जाता था, और कंडेंसर से हमारा सीधे पंप में जाता था, और पंप से हम बॉयलर में भेज देते थे। ये प्रोसेस होता था। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी ये स्टीम कंडेंसर से निकल रही है ना, ये होता था, तो ये रीजनरेशन में आइडियल की बात जब की हम लोगों ने, तो इन्होंने ये बोला कि जो कंडेंसर से हमारा निकल रहा है ना लिक्विड, यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है उसको कहाँ भेज दो, उसको भेजो टरबाइन में हीट करने के लिए, फिर निकाल के उसको पंप में भेजो और फिर वो बॉयलर में जाए। ये आइडियल रीजनरेटिव की बात की है। सुन लो क्यों वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। आइडियल रीजनरेटिव पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन बता रहा हूं मैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया रीजनरेटिव साइकिल में, उन्होंने ये बताया कि यार कि हम जो कंडेंसर से क्या निकलता है, बॉयलर में हमने क्या बताया था कि स्टीम निकलती है, टरबाइन में जाती है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी वर्क हम प्रोवाइड करते हैं, फिर कंडेंसर में लिक्विड निकलता है। तो जो कंडेंसर में जो लिक्विड निकलता है ना, कंडेंसर से जो लिक्विड निकल के आता है, उन्होंने उसको क्या बोला कि उसको आप टरबाइन में भेजो, और टरबाइन में जो स्टीम है ना, उससे उस लिक्विड को हीट करो और वो उसको फिर भेजो पंप में। ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। टरबाइन क्या हीट एक्सचेंजर की तरह काम कर सकता है क्या? नहीं यार, वो काम ही नहीं कर सकता, हीट एक्सचेंजर है ही नहीं। हीट सप्लाइड कैसे कर देगा वो? इसलिए ये साइकिल पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते, यहां पे ये काम नहीं कर सकते। और रीजनरेशन का काम का क्या मतलब होता है कि जो हमारी इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, टोटल वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाइड, यानी क्यू सप्लाइड को मिनिमम करो, क्यू सप्लाइड को मिनिमम करो, टेम्परेचर ऑफ मीन एडिशन को क्या करो, इंक्रीज करो। ये हमारा रीजनरेटिव का पर्पस होता है। रीजनरेशन का पर्पस सिर्फ इतना होता है। चलो आज यहीं तक करते हैं, क्योंकि रीजनरेशन यार समझाना पड़ेगा ढंग से। तो आपका एक और लूंगा मैं, उसी में फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक भी ऐड करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके रैंकाइन साइकिल के। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस चीज़ को यार समझना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। रीजनरेशन साइकिल जल्दी में नहीं ख़त्म कर सकते। तो आप इस चीज़ को समझो कि जो अभी तक हमने बात की थी, चाहे वो बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज, देखो एक बात बताऊं मैं, एक घंटे से भी कम क्लास लेता हूं मैं, और एक घंटे में जितने आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, आप कोई भी सेशन मेरा देख लो, चाहे मैंने बॉयलर पढ़ाया है, चाहे मैंने नोजल पढ़ाया है, चाहे मैंने टरबाइन पढ़ाया है, चाहे मैंने रैंकाइन साइकिल के बारे में बताया, एक घंटे में आपको इतना इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं ना, क्वेश्चन के साथ आपको देता हूं। और वो अगर आप ध्यान रख रहे हो, रैंकाइन साइकिल में जितनी बातें मैंने अभी तक बताई, तीसरा लेक्चर है यार, और मैंने क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराया। 20 से 22 क्वेश्चन जो भी हो रहा है, 25 क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी मैं इसमें रैंकाइन साइकिल को आज खत्म कर सकता था तेजी के साथ, लेकिन कुछ चीजें आपको समझानी है, इस वजह से मैं बहुत तेजी से नहीं गया। तो रीजनरेशन खत्म कर सकता था, उधर बॉयलर प्रेशर और इंक्रीज करने में और डिक्रीज प्रेशर में मैंने समय लिया, क्योंकि आपको वो चीज समझना है। समझ के नहीं जाओगे, रट के जाओगे, वहां गलत कर दोगे, इसीलिए वहां पे समय लिया। आज मैंने सोचा था कि रीजनरेशन खत्म कर देंगे, लेकिन अगर इस तरीके से जल्दी से बताऊंगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। ये इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन आपको समझ में आना ही चाहिए। तो रीजनरेशन के लिए अलग से लाऊंगा मैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन और ले आऊंगा, वो आपको मैं फिर यहां से रैंकाइन साइकिल खत्म करते हैं। तो आपका एक पूरा पावर प्लांट का ना, आपका 80 से 90% खत्म है, और मैंने ऐसे नहीं खत्म किया है, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कराया है आप। और आपकी जिम्मेदारी अब क्या है? आपकी जिम्मेदारी इतना है कि सिर्फ टेस्ट दो आप, और टेस्ट देने के लिए प्रैक्टिस मॉक ने आपको इंडिपेंडेंस डे पे आपको 20% का ऑफ दे रखा है, 20% का ऑफ दे रखा है। अब गेट आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज, तो आप गेट का पैकेज ले सकते हो। सब्जेक्ट वाइज उसमें पेपर अभी से देने की जरूरत है गेट के लिए, अगर आप गेट में सिलेक्शन पाना चाहते हो। अगर आप पीएसयू में इंटरव्यू में बैठना चाहते हो, तो गेट में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, और वो भी नंबर कितने होने चाहिए? 80 के अबव। तो 80 के अबव के लिए आज से अभी से टेस्ट देना शुरू करो आप सब्जेक्ट वाइज में। और प्रैक्टिस मॉक आपको इंडिपेंडेंस डे पे 20% का ऑफ दे रहा है। आपका एसएससी जेई भी अभी से देना पड़ेगा, अब तो कुछ दिन बचा ही नहीं यार, 45 दिन भी नहीं बचे आपको। इस तरीके झारखंड भी अभी टेंटेटिव डेट दे रखा है 2 सितंबर, इसमें भी लग जाओ। तो आप इसका फायदा उठाओ इंडिपेंडेंस डे पे।
और इस तरीके से तैयारी करो यार। इस इंडिपेंडेंस डे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी आपसे यही बोला था कि इस इंडिपेंडेंस डे पे अपने से एक वायदा करो कि इस साल हमको यार ले लेना है सिलेक्शन। इस तरीके से मेहनत करना है कि आपको सिलेक्शन लेके ही निकलना है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कुछ रैंकाइन साइकिल की रीजनरेशन की अच्छी बातें जो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यार उसमें कुछ चीजें हैं, डिएरेटर है, ब्लीडिंग है। अगर वो सब आप नहीं बताएंगे तो कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं, आप नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ों को मिलकर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। वो लास्ट क्लास होगी। मैंने आज सोचा था ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये ख़त्म हो नहीं पाया क्योंकि चीज़ें आपको समझाने लगा और वो समझना बहुत ज़रूरी था। वो अगर आप समझे हो, अगर आपने बॉयलर और कंडेंसर प्रेशर को अगर समझा है आपने ना, तो आपको रीहीटिंग, सुपर हीटिंग और रीजनरेशन में दिक्कत नहीं होगी। और मैंने इसी तरह एकदम लेमन टर्म में बताया। और यार इतनी चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें वैसे भी याद करनी होती है। जैसे बॉयलर में तो डेटा याद ही करना पड़ता है, तो जो चीज़ें समझ सकते हैं ना हम उसको समझेंगे। इतना ना कैपेसिटी किसी की है याद करने की, ना आपको याद मैं करने को सजेस्ट भी करूँगा। बस चीज़ें को थोड़ा समझो, जो मैं बता रहा हूँ बार बार वीडियो को देखो, और PDF तो जरूर लो, और वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ नहीं रहो, टेलीग्राम पे जुड़ो, आप जाके PDF वहाँ से लो। और क्वेश्चन इस तरीके से कर रहा हूँ कि अगर मैंने सुपर हीटिंग टॉपिक बताया है तो उसके 4-5 क्वेश्चन है, रीजनरेशन के क्वेश्चन बताया हूं तो उसके 4-5 क्वेश्चन है, और बेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो, उसी से सारा एग्जाम में हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।